नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में इस समय भगदड़ मची हुई है। क्या नेता, क्या विधायक और क्या मंत्री सब इधर से उधर हो रहे हैं। समाचार चैनल जब तक एक नेता की प्रोफाइल तैयार करते हैं तब तक दूसरा नेता पार्टी बदल ले रहा है। आज हम कोशिश करेंगे इस आपती जाप्ती में एक पैटर्न खोजने की। आखिर क्यों ज़्यादातर इस्तीफों में एक ही तरह की बात है और क्या चुनाव के इतने करीब हो रहे इन इस्तीफों से भाजपा या सपा के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब कायदे से चढ़ने लगा है। इस्तीफों से तो हलचल मची हुई है। इस्तीफा, इस्तीफा और इस्तीफा, एक शब्द मानो यूपी की राजनीति के आभा मंडल से ऐसा उछला है कि वह अब हर किसी के कानों में गूंजने लगा है। चुनाव के मौसम में दल बदल का खेल पूरे रफ्तार से निकल पड़ा है और हमारे दिमाग में फिराक साहब का वो शेर याद आ रहा है कि हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की जी। यूपी चुनाव से ठीक पहले कई नेताओं की निष्ठाएं बदल गईं, प्रतिष्ठाएं बदल गईं और राजनीति के प्रतीक भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिसका गया वो बेवफाई का इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसके यहाँ आया वो सामाजिक न्याय और सबके साथ का गीत गा रहा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी को आंख दिखाने वाले अखिलेश क्या अब खुद भगवामय हो गए हैं और पिछली बार नॉन यादव ओबीसी का एक तरफा वोट बीजेपी को मिला था, तो क्या इस बार वो वोट बंट जाएगा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? मतलब अब तक बीजेपी के भीतर बड़ी सेंधमारी हो चुकी है, मगर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई नेताओं के टिकट कटने वाले थे सो वो जा रहे हैं, मगर खींच भी साफ दिख रही है। बीजेपी में मची इस भगदड़ पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो हम लोग के सभी एक मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके कारण समझने चाहिए। या तो मैं उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक दफ़े बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फ़ायदा देते थे तो चाबियां आप पहुँचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बहुत सारे लोग हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को उनके पैरों में प्रणाम करता हूं और उनसे ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आज लड़ाई 85% से अधिक लोगों की है। आज लड़ाई गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की लड़ाई की बात है। आप देखिए, इन लोगों ने 2017 में सरकार बनाई, इन लोगों के मंत्री हटा दिए जाते हैं, इन लोगों के मंत्री केवल और केवल राज्य मंत्री ही रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 85% लोग और उनकी बनाई हुई सरकार के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो हाई स्कूल पास बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कैबिनेट में अपनी बातों को न रख सके। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं, संविधान को खत्म करना चाहती है। देखिए, अगर बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सोचिए कितना तानाशाही रही होगी। और छोड़ने वाले लोग लगातार एक आरोप पर ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है, उनके हक छीने जाते हैं, उनके खिलाफ अन्याय होता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो लोकतंत्र में
आपने अगर पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना है तो वो सब मिलकर के बीजेपी से सरकार छीन लेंगे। सर लेकिन संजय निषाद ने कहा है, जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये छोड़ दें उससे एनडीए के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इनके छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, वो उनके सहयोगी दल हैं, कभी हमारे सहयोगी दल थे। अभी उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था जिसमें झूठ बोल करके निषाद समाज को लेकर के आए थे। फिर निषाद समाज के लोगों ने क्या क्या कहा वो सबके सामने है। पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के साथ है। देश में लगातार चोला बदला जा रहा है और चाल भी बदली जा रही है, और बदले चोले और बदली चाल में क्या है यूपी का हाल। लगातार सियासत अपना रूप और रंग दोनों बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंक उनको शोषण का शिकार बनाया है, अब भाजपा सरकार का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। आपको मनाने के लिए तमाम मंत्री लगाए गए हैं। गली पतली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर जा रहे हैं, भगवा चोला उतार कर लाल आंखें दिखा रहे हैं भाजपा को, और अपने बयानों के तेवर रोज धार धर के पैनी करते जा रहे हैं, पर खच्चे उड़ाने की बात कर रहे हैं। जिस भाजपा में 5 साल बने रहे उसके पर खच्चे उड़ाने की बात कर रहे हैं, और सियासी हवा ऐसी चली है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बदले हैं एकदम कि किसी को अंदेशा नहीं था। और सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आखिर ये जो विधायक छोड़ रहे हैं भाजपा, इनकी 5 साल में ट्रेनिंग किसने करवाई थी, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। और अंदर खाने इतनी बड़ी खबर थी तो फिर क्यों नहीं इसका डैमेज कंट्रोल किया गया। तमाम तरह के सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में झटके आ रहे हैं और ये झटके उत्तर प्रदेश की सियासत को विचलित किए दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य और क्या नया करने वाले हैं भाजपा के संग, ये सस्पेंस धीरे धीरे खुलता जाएगा। और सस्पेंस के साथ ही जिन विधायकों के टिकट कटने हैं भाजपा में, एक बड़ा नंबर बताया जा रहा है उन विधायकों का जिनके टिकट कटने हैं, तो ऐसे में संतुष्टि कैसे उनको दी जाएगी, और क्या वो विधायक बनकर ही हमेशा रहेंगे या कहीं कार्यकर्ता भी बने रहेंगे। लेकिन सत्ता का मोह ऐसा है कि जिसका टिकट कट रहा है वो बगावत पर इस कदर उतरा हुआ है कि जिस पार्टी में रहा उसी पर अब गंभीर गंभीर आरोप लगा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, नेहा शालिनी दुआ बीजेपी से, इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, और सत्येंद्र यादव हीरो भैया समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। नेहा जी, ये सब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये ट्रेनिंग किसने दी थी 5 साल के इस कदर बिल्कुल सारे कमांडो एकदम बेकार निकल गए? आप देखिए, जब भी कोई इलेक्शन आने वाले साल में तब इनको पार्टी छोड़ने की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आए और इनको टिकट नहीं दी गई या इनको पता चल गया कि हमने काम तो किए नहीं है तो हमें टिकट नहीं मिलेगी, उसी वक्त आप देखिए इलेक्शन से 15 दिन पहले ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि हम छोड़ रहे हैं पार्टी, क्योंकि पार्टी काम नहीं करती थी दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए।
जबकि सबसे ज्यादा काम जो है इस पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने ही पिछड़े वर्ग के लिए किया है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं खुद पिछड़ा जाति से हूँ, लेकिन मैं कभी जाति वाति इन पे विश्वास नहीं रखता। जब सबका साथ और सबका विकास का नारा है तो सबके लिए, फिर चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी वैश्य हो, सबको हम साथ लेके चलते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो। तो हमारा जो राजनीति करने का तरीका है वो सबको लेके राजनीति करने का तरीका है, कि सबको साथ लेके। और इन लोगों को जिनको लगा कि हमने 5 साल काम नहीं किया, जरा भी नहीं किया, अब हमें टिकट नहीं मिलेगी, तो इन्होंने ऐन मौके में इन सब लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, पार्टी के लिए अच्छा है कि जो लोग काम नहीं करते, अगर वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, इसमें अच्छाई छिपी है। और जनता भी इस बात को समझ रही है, निषाद जो समुदाय के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इन्होंने निषादों के लिए कुछ, इन्होंने जो बैठे हुए हैं इन्होंने नहीं किया, सरकार करना भी चाहती थी तब भी इन लोगों ने कई चीजें जो है रुकवाई। तो ये वो लोग हैं जो मंत्री पद पे आने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए, करना नहीं चाहते थे, मंशा नहीं थी, और अब जब पता लगा कि हमने कुछ करना नहीं तो हमें टिकट तो मिलेगी नहीं, तो धीरे धीरे साइडलाइन होके अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि भगवान भला करे दूसरी पार्टी का, कि ये लोग वो हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए भी और जनता के लिए, मेन पार्टी के लिए कुछ ना करते कोई बात नहीं, जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता ही इनको करारा जवाब देगी इलेक्शन में। सत्येंद्र जी, आज आप खुश तो बहुत होंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं जी, लेकिन जो मुस्कान है वो आपकी बरकरार रखने में सबसे बड़ी भागीदारी इन विधायकों की नहीं है जो टूट कर आ रहे हैं। इस मुस्कान में सबसे बड़ी भागीदारी जनता की रहेगी कि वो मुस्कान को बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी। जी देखिए, सबसे पहले तो अब ये लोग, इन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं, ये आदत डालने, अब इनका हमेशा अंगूर खट्टे ही इनके रहेंगे। उसका एक मूल कारण ये है, इनका एक एक करके इनकी हर चीज की पोल खुलती चली जा रही है। बहनों भाइयों, 15-15 लाख रुपए, अरे भाई ये लॉलीपॉप तो आपका झूठ निकला, लोग इससे पक चुके हैं सुन सुन के। फिर आपका बहन बेटियों का बेटी बचाओ, रात में बेटियां जलाई जा रही हैं, इसको भी लोगों ने देख लिया। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां, ऐसा लग रहा था कि रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं आप, आपका वो भी देख लिया। उत्तर प्रदेश की जनता देश की सबसे बड़े राज्य की जनता है। इन लोगों ने जिस तरह से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अरे भाई शर्म करिए, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास आपका है नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के फॉलोअर हैं, जैसे ब्रिटिशियन फूट डालो राज करो करके अपना यहाँ पर इतने साल हमारे हिंदुस्तान पे राज करके चले गए, उस नीति को लागू करने में ये लोग भी थे, लेकिन इनकी जल्दी से पोल खुल गई। अब अगर ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं, इनके सीनियर लीडर हैं, इनके 2-3 लीडर हैं, 7 साल में खुल गई। कहीं ये सुनिए, महाराष्ट्र में इनने पूरा प्रयास किया, गोवा में इनने पूरा प्रयास किया, राजस्थान में इनने प्रयास किया, अब ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही लोकतंत्र पे डाका डालना चाहते थे, लेकिन लोग कितना इंतजार करेंगे भाई। बदलाव होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अव्यवस्था फैलाई थी, जितनी बेरोजगारी, महंगाई और जितनी अशिक्षा फैलाई थी, जो उसके खिलाफ एक मिशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। और जिस तरह से चौमुखी विकास हमारी सरकार में पिछली बार शुरू हुआ था, भाई ये तो मेडिकल कॉलेजों का आगे से उद्घाटन करते हैं पोस्टर लगा के, पीछे से सब कबाड़ा पड़ा हुआ है, सिर्फ नाम बदलने में लगे हुए हैं। अरे भाई कब तक मेकअप करेंगे? ये कोई थिएटर कंपनी नहीं है भाई, तरह तरह के लोग किरदार निभा के चले जाएंगे। आपके 700 किसानों की हत्या करने के बाद आप फपक फपक के आंसू रोते हैं आप टीवी के सामने, क्या है ये? अरे कितना डबल कैरेक्टर, ये डबल इंजन की नहीं, डबल लूट की सरकार है ये, और ये सरकार जाने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अंगूर खट्टे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। एक बात ये हमें समझाइए, आ रहा हूं मैं, नेहा जी आ रहा हूं, जरा एक थोड़ा सा इनसे पूछ लूं, ये जो अखिलेश जी ये कहां से आने वाले हैं और ये सरकार कहां जाने वाली है, ये जरा खुलासा कीजिए। ये आ कहां से रहे? लखनऊ में ही तो थे, कहां से आ रहे हैं और सरकार कहां जा रही है, जरा
बताइए। अरे आप हिंदी नहीं जानते हैं क्या? नहीं, आप बता आप दीजिए, हिंदी ज्ञान नहीं, बढ़ा दीजिए इतना। आप आप तो सरकार में अभी आए नहीं है, इतना आप तो क्रोधित हो रहे हैं, सत्ता जैसे अरे तेवर ये अपना रहे क्रोधित हैं नहीं, अरे विनम्रता से। आपको क्या लगता है कि जो अपराध और अन्याय होता रहे लोगों पर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? इसको क्रोध बोल रहे हैं आप? फेंका था उठा के सत्ता आप से, सबसे और पहले आज वही अपनी मानसिकता अहंकार आप जो भी है बदले। इसको दोबारा दिख रहा आपका है। जिस तो तरह से जनता मैं टीवी समझ पर जो जाए कैप्शन देख रहा कि था, यही वो लोग थे आप जिन्होंने लिख रहे राम हैं कि भक्तों पर समाजवादी गोलियां पार्टी चलाई भगवा थी। हो गई। अरे भाई, भगवा लाल हो रहा है, लाल भगवा नहीं हो रहा है। गलत अच्छा। फहमी में आप गलत आप कैप्शन चला रहे हैं। अच्छा। और मैं सुनिए, जब गरीब और कमजोर किसान नौजवान के साथ अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी आंदोलित होगी, क्रोधित होगी, सड़क पर आएगी और उसके खिलाफ लड़ेगी। तो सर अब आपके कहने मैं से इनको सब जवाब देती चीजें हूँ। करें क्या सर, बताइए। मैं इनको अरे आपके जवाब कहने देना से क्या चाहती करें? हूँ। सरकार हमारी आएगी, हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को दिखाइए। अच्छा। आप जो टेलीविजन, जो न्यूट्रल जर्नलिज्म है, आप न्यूट्रल जर्नलिज्म, जो पारदर्शी सर, पत्रकारिता आपकी दिखाइए तारीफ आप। सर वाले- पत्रकारिता करवा रहे हैं या चाट लगवा रहे हैं कि चाट में ये डाल दीजिए, चाट में वो डाल दीजिए, थोड़ा नहीं, मिर्चियाँ डाल अरे दीजिए, अभी तो थोड़ा मैंने इलायची कुछ कहा डाल ही नहीं, दीजिए, चाट अभी तो लगवा रहे मैंने हैं क्या कुछ कहा सर? ही नहीं। अरे मैंने तो आपसे न्यूट्रल की बात की हाँ। है। ब्रजेश मिश्रा सर, हम हैं, दिखा न्यूट्रल रहे की हैं बात की है मैंने। और तो आपसे सवाल अरे पूछ चार्ट रहे हैं आप सर, लगाते रहे, सवाल आप पूछ रहे हैं चार्ट लगाते सत्येंद्र रहे जी। होंगे। आप तो इस हीरो, वक्त मैं सत्येंद्र जी आप तो हीरो हैं, खलनायक जैसी बात कैसे कर रहे हैं? आप तो हीरो भैया हैं, कैसे खलनायक जैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं खलनायक तो इनको भारतीय जवाब जनता देना पार्टी है, चाहूंगी। इसके तो लोग आप- इसके नेता हैं। देश आपके में जिस तरह से सुनिए, आपके नाम के संग क्या लिखा हुआ है? अरे आप- सत्येंद्र यादव अरे आप व्यक्तिगत- हीरो भैया, और आप खलनायक आप जैसी बात व्यक्तिगत कर तौर रहे हैं। सुनिए, आप निजी तौर पे मत जाइए। तो बात फिर? देश की हो रही है। हाँ। आप जवानों की हो रही, किसानों की हो रही, नौजवानों की हो रही है, हाँ। गरीबी की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, महंगाई की हो रही है। आप मेरे नाम में, मैं हीरो हूँ, जीरो हूँ, मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, किसान हूँ, उस पर मत जाइए। अच्छा। मैं आम हूँ कि महत्वपूर्ण, उस पर मत जाइए। मेरे पेशे से मत जाइए, मैं क्या करता हूँ उस पर मत जाइए। इस वक्त जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की जनता की हो रही है, देश के करोड़ों ऐसे किसानों, नौजवानों, महिलाओं की हो रही है जो दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है। और उस दबाव को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने जिस तरह से संकल्प लेना शुरू किया है, आने वाले समय में ये दबाव की राजनीति खत्म होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? ये जो इनकी पार्टी है ना, इन्होंने यादव कुल को कलंकित किया है। आज श्री कृष्ण बैठ के रोते होंगे ऊपर से और कहते होंगे यही वो यादव हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को इतना सम्मान दिया, और इन्होंने राम भक्तों पर ही, इन्हीं यादवों की सरकार ने, सिर्फ इन्होंने, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों की हत्या की थी, और उन्हीं के खून से लाल इनकी टोपियां हैं। ये जो लाल टोपी का निशान है ना, ये इनकी, इनसे लाल जो खून है राम भक्तों का वो है, इसीलिए इनसे सत्ता छीनी गई। श्री राम का मंदिर ना बनने देने में इन्होंने कितने रोड़े अटकाए, इसीलिए श्री राम का मंदिर आप बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या इनसे नाराज है, इसीलिए जनता इनसे नाराज है, इसीलिए ब्राह्मण इनसे नाराज है, सभी इनसे नाराज है, यादव भी इनसे नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल। इंदुकांत जी, अब देखिए पत्रकारिता भी ऐसी हो गई है कि आप कैसे चार्ट लगाएं, बताइए कि ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ऐसा कर दीजिए, मिर्चा डाल दीजिए, नॉन डाल दीजिए, कैसे लगाएं बताइए चार्ट? कभी भाजपा वाले कहते हैं कि ऐसा लगा दीजिए, ये लिख दीजिए, कभी सपा वाले कहते हैं ये लिख दीजिए। अब बताइए कुछ लिखें कि नहीं लिखें? ये कैसा चार्ट लगाने का दौर चल रहा है? की परिभाषा नहीं जानते हैं। आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं चार्ट लगाने की, आप न्यूट्रल जर्नलिज्म की परिभाषा आपको नहीं मालूम है। मुझे अरे लगता है सर, आज तभी आप ये आपके बता रहे कहने हैं। से थोड़ी कर रहे हैं पत्रकारिता सर, बहुत दिनों से हो रहा है ये सब, चल ही रहा है ये तो सर। आपको पता होगी कि आप कब से कर रहे हैं। एएनवी न्यूज को देखा कीजिए सर, जो हम कर रहे हैं बहुत स्पष्ट बोलने का काम कर रहे हैं। अब आप क्या और बोल रहे आपके हैं वो तो मैं अभी प्रवक्ताओं ने, आपके साथ बैठा हूं तो मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपके ना। 2500 प्रवक्ताओं ने यहाँ अपनी बात रखी है सर, आप पूछिएगा उनसे। एएनवी पे अपनी बात रखी है बहुत साफ गोई से। सच्चाई पूछी जाए। जो ठीक मैं है, आपसे बात करूं, ठीक है, मैं आऊंगा, उसका जवाब दूंगा, उसका ठीक काउंटर है, दूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकांत जी, ये कैसे किया जाए बताइए जरा आप। जो बात आप कह रहे हैं,
पत्रकारिता कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये छोड़ करके आप राजनीति कैसे करेंगे क्या करेंगे ये आपका शेयर है। पत्रकारिता जो लोग जैसे कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं सत्येंद्र जी, 2018 में हमारी मुलाकात लखनऊ में हुई थी अखिलेश जी से जी। और बहुत हमें अच्छा लगा। जो फार्मर सीएम है, इतने यंग लीडर हैं, उन्होंने हमारी पहली मुलाकात थी रूबरू उनके विपक्ष में आने के बाद। जब मुख्यमंत्री थे उससे मुलाकातें हुई थी। तो जिस तरह से ओपन ढंग से उन्होंने पूछा कि दीक्षित जी, हमारा एक डेलीगेशन था दिल्ली के कार्यक्रम के लिए गए थे हम लोग, और उन्होंने कहा कि बताइए हमें अब क्या करना चाहिए विपक्ष के नेता के तौर पर। ये जुलाई 2018 हमारी मुलाकात हुई थी। बाद में हम लोग की फोटोग्राफ अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश ने डाला भी था, तो आप देख सकते हैं। और बड़े ओपन ढंग से उन्होंने बातें सुनी और हमने उनसे पूछा कि अखिलेश जी एक चीज बताइए कि जब आप सत्ता में थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो जो लोग पत्रकारिता के लिए आते थे आपके पास, उनमें से कितने लोग अब आपसे हाल पूछते आपके पास आते हैं? बोले बहुत कम लोग। हमने कहा बस आपने हमसे सुझाव मांगा है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों को पत्रकारिता करने दीजिए, उनको आप अपने रंग में डालने की कभी कोशिश मत करिए, तो पत्रकारिता भी न्यूट्रल रहेगी और आपके साथ जो लोग रहेंगे वो परमानेंट रहेंगे, जो आपके प्रिंसिपल, आपके चरित्र के साथ, आपकी मोरालिटी के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अब ये उनको अपने रंग बिल्कुल में बस डालने की छोटा सा कोशिश- सवाल था मेरा सर इंदुकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा ये जो तोड़फोड़ हो रही है इससे कितना फायदा सपा को हो रहा है और कितना नुकसान बसपा भाजपा को हो रहा है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी कि देखिए राजनीति बहुत डायनामिक चीज है। जो चीज आज आपको अपने फायदे का लगता है कल आपके नुकसान का हो जाता है, कल आपको फायदे नुकसान का लग रहा था आज फायदे का हो जाता है। अब आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी रिसेंटली एक उनके लिए टर्म क्वाइन किया गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि वो मौसम वैज्ञानिक जैसे हैं। यही टर्म आपको याद होगा कि बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान जी के लोग कहते थे और उनके लिए वो टर्म वहां पे लगभग स्थायी सा हो गया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक उभरते हुए मौसम वैज्ञानिक है। इस बार अगर उन्होंने मौसम का नब्ज सही पहुंचाना तो स्टेब्लिश्ड मौसम वैज्ञानिक हो जाएंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का राजनीति का आप देखेंगे बैकग्राउंड, तो आप देखें लगातार वो जिस तरह से बसपा के साथ उनका जुड़ाव रहा और किस तरह से वहां से जब देखा उन्होंने कि भाजपा सत्ता में आ रही तो भाजपा में आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और सही कर रहा था कोई भाजपा के नेता में सुन रहा था उनको कि 4 साल 10 महीने तक उनको वहां पे पिछड़ों के विरोध में, दलितों के विरोध में, मौर्य के विरोध में, अपने विरोध में, अपने बेटे के विरोध में, अपने बेटी के विरोध में कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू हुई उनके में सब कुछ विरोध आने लगा। और मैं उनका 2 दिन पहले का बयान सुन रहा था, ये स्वामी रूपी नेवला, नाग रूपी आरएसएस और सांप। हाँ सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर भाजपा का चरित्र, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद और कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। देखिए मुद्दा क्या है, कार्रवाई छोड़ दीजिए, चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है। बड़ा मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो माइनॉरिटी में मुस्लिम समुदाय है वो भाजपा से कई मुद्दों पर बहुत मतभेद रखता है और नाराज चल रहा है। वो आप ट्रिपल तलाक से ले लीजिए, लगातार नाराज है। और जो कंस्टिट्यूएंसी जिसे लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी या अपने दारा सिंह चौहान जी, तो हमारी कंस्टिट्यूएंसी से मैं घोषित कराने वाला हूँ, तो वहां से जो उनका वोटर है उसमें मुख्य रूप से बैकवर्ड और मुस्लिम है। अब उनको ये समझ में आ गया कि वहाँ उनका समाजवादी पार्टी जिस तरह से 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद अपने को कंसोलिडेट कर रही है और बैकवर्ड नेताओं को और अपने साथ जोड़ी, छोटे पार्टियों को भी, तो उन्हें ये खतरा छठ परसेप्शन हुआ कि कम से कम हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में या तो भाजपा टिकट काट देगी और नहीं, खासतौर से दारा सिंह के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्वामी प्रसाद जी के लिए नहीं, और नहीं तो मैं अगर भाजपा के टिकट पर लड़ूंगा तो वर्तमान परिस्थितियों में कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि हार जाए। अब आप जानते हैं चंद्रशेखर जी की वर्तमान भारतीय राजनीति में आपकी अगर सीट बची है लोकसभा विधानसभा जहाँ से भी आप लड़ रहे हैं तो आप हर तरह की राजनीति कर सकते हैं। अगर आपकी सीट चली गई तो फिर आपके आगे पीछे कोई नहीं है। अब एक बड़ी चीज क्या है कि देखिए समाजवादी पार्टी
उनको टिकट दे रही है, उनको एश्योरेंस दिया कि आपके कुछ समर्थकों को भी टिकट देंगे, वो चले गए। ऐसे में अगर भाजपा में उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा था, जैसी बात आई अभी तक, वो अपने बेटे के लिए भी जगह मांग रहे थे, उसके लिए भाजपा नहीं तैयार हुई, और उनको लगता है कि वहां से जीत लेंगे, तो जीत लेने के बाद तो तमाम बातें कर लेंगे, लेकिन अगर भाजपा में रहकर उनको रियल थ्रेट परसेप्शन लगा कि हम हार जाएंगे, या दारा सिंह के केस में था कि उनका टिकट बदला जाएगा, वहां से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दुकान जी। तो कौन पूछेगा? जी नेहा जी, आपका तो जब से आप इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने लगे, बड़ा हमलावर इतिहास रहा आपका, लेकिन आप पहले ही दाव में इतना एकदम सोचा नहीं था किसी ने कि बीजेपी ऐसे मात खा जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। आप जिस तरह हमला करते रहे हैं और 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी बताते आ रहे हैं, बड़ी पार्टी है और पॉलिटिकल प्रबंधन आपका बड़ा दुरुस्त और कद्दावर होता है, तो ये कैसे मात खा गए आप? हमारा प्रबंधन इतना दुरुस्त और गद्दावर होता है, ये आप बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। यही रीजन है कि बहुत ऐसे, जैसे मैं कहूंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन देखिए, जब किसी काम को अच्छा, मतलब अच्छी हम सफाई करते हैं तो कचरा हम बाहर करते हैं, कोई भी हो सफाई करता है, कचरा बाहर ही होता है, कचरे को थोड़ा ना घर के अंदर रखेंगे। तो आप देखिए, जो कचरा होगा वो बाहर जाएगा, और जो सफाई हुई है वो इतनी चमकदार हुई है, इतनी दमकदार हुई है कि आज जो नेता वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा बी टीम तैयार रहती है। जो भी ये सोचते हैं कि पार्टी से अपने आप को ऊपर समझना शुरू हो जाते हैं, वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि शायद इनके पास कोई बी टीम नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से आते हैं, उनके पास बी टीम नहीं तैयार होती। हमारे पास हमेशा एक टीम के बाद बी टीम जो होती है, यही हमारा कुशल प्रबंधन है कि हम बी टीम तैयार रखते हैं, और यही रीजन है कि हमारे पास उनका विकल्प है, और बहुत अच्छे विकल्प हैं। उन्होंने काम नहीं किया दलितों के लिए, और ठीक रहा। अब जैसे कि अभी जो पत्रकार हैं हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने बताया कि उनकी सीट में जो थे मुस्लिम और किसान वोट ज्यादा थे, तो उनको ये लगा कहीं अब भाजपा से मुझे हार का सामना न करना पड़े, तो वो पहले से अपना टिकट उन्होंने कटवा लिया। दूसरी बात, बार बार नेहा जी देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां, टिकट नहीं दी तो उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। नेहा जी नहीं पड़ता, नेहा जी, फर्क आप कहने से नहीं पड़ता। देखिए कचरा बाहर फेंकना पड़ता है। नहीं, वो कचरा आप कह रहे हैं, देखिए कचरा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी चारों खाने चित्त हो गए पहले दाव में। ये पूरा सब राजनीति में पता चल रहा है इस समय। ये आपको लग रहा है ना? आप देखिए, जब चुनाव आएंगे ना, और अभी हमारी जो टीम बी है जो सामने आएगी, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा जनता ने जो निर्णय लिया है ना, क्योंकि जनता ने काम देखे। अयोध्या का काम, मंदिर, राम मंदिर रुका हुआ था, वो राम मंदिर किसने बनवाया? भाजपा के आने के बाद ही बना है, बाबा के आने के बाद ही बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, मैं यही कह रही हूँ। पहले तो अच्छा हुआ था, राम कार सेवकों पे इन लोगों ने गोलियां चलाई, मारा उन लोगों को, ताकि राम मंदिर ना बन पाए, और सिर्फ एक कम्युनिटी की वोट इनको मिल पाए। तो अपने सिर्फ थोड़ी सी वोट के चक्कर में इन्होंने क्या उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? क्या उनको गिरफ्तार करके जेलों में नहीं डाल सकते थे? ये कौन सा विकल्प है कि सरेआम सिर्फ और सिर्फ गोलियां चला दो राम भक्तों पर? बहुत पुराना हो गया। अब नए, अभी कब तक आप ये, अब तो सब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है, अब कब तक ये बात कहते रहेंगे आप? देश भूला नहीं है कि हिटलर जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को वहां मारा, राम भक्तों को मारा, ये भूले नहीं है वो लोग, कोई भी नहीं भूला, और हम भूलने देंगे भी नहीं। और दूसरा, विकास जो हो रहा है वो हमारे राज्य में ही हो रहा है, लोगों को तो पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश भी कभी उत्तर प्रदेश बन सकता है। आप कहें सुने कुछ भी, ये इस्तीफे जो हो रहे हैं अप्रत्याशित हैं आपके लिए, सत्येंद्र जी? जो इस्तीफे हो रहे हैं तो इससे हमें कोई डर भी नहीं। सत्येंद्र जी, सफाई होती है तो कचरा बाहर फेंका जाता है। डर नहीं है, लेकिन डरना पड़ रहा है। चलिए, पहले आप अपने मन में जो बात उद्गार है वो व्यक्त कर लीजिए, फिर सवाल मैं पूछ लूंगा आपसे। सबसे पहले तो इन लोगों का ये जो भाव है लोगों के प्रति, या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के प्रति, या किसी भी एक प्रॉपर लीडर के प्रति,
आप देखिए इनकी भाषा देखिए, कचरा शब्द का इस्तेमाल। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उसकी नेता है, जरूर पार्टी की तरफ से पैनल पे बैठी हैं, जिसकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इनकी भाषा देखिए, ये अरे भाई, अगर कचरा जो है उस कचरे को ही तो आप विधानमंडल, अब सपा की तो सुन लीजिए थोड़ी बहुत। उस कचरे को इन्होंने विधानमंडल का नेता, उस कचरे को कैबिनेट मंत्री, उसी कचरे के आधार पे सरकार बनाते हैं, उनकी बातें करते हैं, उसके वर्ग की बात करते हैं और उनको सिर्फ लूटने के लिए बुलाते हैं। देखिए नेहा जी कि भाई उनका वोट बैंक लूट लिया जाए। नेहा जी सुन लीजिए, फिर आप अपना जो भी प्रधानमंत्री जी का जब अभी उन्होंने काशी गए थे तो इन्हीं के नेता ने कहा था कि अंतिम दिनों में लोग काशी जाते हैं। ऐसे घटिया शब्द अखिलेश यादव के थे या नहीं थे? हमने तो सिर्फ अरे तो कचरा आप खाया सुन भाई तो लीजिए, साहब। अब वो आपने कहा तो उन्होंने सुना, आप भी सुन लीजिए। अब सुनने में क्या जा रहा है? कचरा कहा, खेल तो चल ही रहा है, सब इनको सुनने में क्या जा रहा है? सुन लीजिए, बोलिए। तो देखिए इनकी जो मानसिकता है, इनको सरकार, इन्होंने जो डबल इंजन की सरकार जिसको नाम देते हैं, इस डबल लूट सरकार में केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर ये ओवर कॉन्फिडेंस हैं। सब नेता ओवर कॉन्फिडेंस है, इनके सारे लीडर। तो वही भाषा शैली इनके मुंह से झलक रही है। जिसको ये कचरा बता रही हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि वो एक प्रदेश के, देश के लोकप्रिय नेता हैं, और अगर वो कचरा थे तो आपने उनको इतने पदों पर क्यों रखा? 5 साल तक आपको कचरा नहीं लगे? सुन सत्येंद्र जी, मैं एक बात जानना अब क्या है सत्येंद्र जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे। ये जो मन बार बार बदल रहा है, नेताओं को फिर बदल गया जीतने के बाद, तो देखिए ऐसा है, जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कहां से शुरू होता है? परिवर्तन शुरू होता है लीडरशिप से। और लीडरशिप कहां से पैदा होती है? जब किसी भी देश, किसी भी राज्य में जब अन्याय और अपराध बढ़ता है तो लीडरशिप जन्म लेती है, और जब लीडरशिप जन्म लेती है तो सरकारें बनती हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जिस तरह से जनता के साथ, नेताओं के साथ उन्हें दबाव की राजनीति इन्होंने करनी चाहिए, वो इनका घड़ा फूट गया। भाई अब वो समय नहीं रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जो अंग्रेज जिस टाइम हुकूमत करके चले गए, अब अगर उसको कॉपी पेस्ट करना चाहे लोगों के ऊपर तो अब संभव नहीं है। आप ये बताइए, इन्होंने ये सिर्फ राम मंदिर, गोलियां चलवाई, ये किया वो, इनके अलावा इन्होंने ये बता पाया कि लखनऊ में एक चौराहे पे 1 लाख लोगों के रोजगार की होर्डिंग, दूसरे चौराहे पे 1.5 लाख लोगों की होर्डिंग, तीसरे चौराहे पे 2.5 लाख लोगों की होर्डिंग, और चौथे चौराहे पे 4 लाख की होर्डिंग। और अब तो एक मैं किसी कहीं पढ़ रहा था कि बीजेपी कह रही कि 12 लाख लोगों को रोजगार दिया। अरे भाई ये रातों रात कहां से बढ़ जाते हैं? कौन सी नोटिफिकेशन जारी होती है, कौन से विभाग में? चलिए नेहा जी प्रवक्ता है, मैं चाहता हूं, सभी लोगों से विनती करता हूं कि नेहा जी ये बताएं कि ये 12 लाख रोजगार कौन कौन से विभाग में दिए, जरा मुझे बता दें, ये गणित समझा दें। आप ना जाके सरकारी पोर्टल पे देख लीजिए, यहाँ बैठ के मैं आपको बताऊंगी भी तो आप झूठ मानेंगे, इसलिए छोड़िए। आप ये देखिए, आप पहले ये बताइए, जो आप हमारे को अमर्यादित भाषा बोलते हैं, आपका जो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री जवाब दे दिया, पोर्टल पे जाके देख लीजिए, और अगर नहीं मिले तो फिर उसका एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, बताइएगा कि भाई नहीं मिला है, वहाँ पूछे। फिर सही बात है, लेकिन सिर्फ झूठे पोस्टर, लेकिन देखिए सिर्फ झूठे पोस्टर, फर्जी अखबारों में खबरें, फर्जी फोटो, जेवर की फोटो चाइना की थी। ये लोग आए दिन जहां भी उद्घाटन कर रहे हैं, जहां भी, अभी बंगाल में जिसका उद्घाटन हो चुका है उसका उद्घाटन करना चालू कर दिया। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने, बंगाल की ममता जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी उद्घाटन कर चुकी हूँ। इनको सिर्फ उद्घाटन चाहिए, और इनको देश की जनता से कैसे लूट सकते हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, तेल से, सरसों से, डीजल से, पेट्रोल से, साबुन से। सत्येंद्र जी उद्गार व्यक्त कर दिया आपने, अब सवाल कर लूं आपसे। सत्येंद्र जी, अगर 15 विधायक टूट के आए हैं तो आपका तेवर भाजपा के प्रति होना चाहिए, आप तो हम पे ही हमला करने लगे, ऐसे थोड़ी चलता है। देखिए ये आप और नहीं, और आपने और फिर डिबेट सुन तो लीजिए सर, सवाल पूरा आपसे सुनिए।
आप पहले सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। ये आपने कैसे तय किया शुरुआती 5 मिनट में या 2 मिनट में कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एक तरफा है, बारी बारी से सवाल पूछे जाते हैं सर, सबका नंबर आता है, अब उसमें ये तय कर देना प्रारंभिक तौर पे कि नहीं ये अपराधी है और ये नहीं है, ये तो सर मुझे नहीं लगता कि ठीक है। बाकी आप सरकार है, आप कुछ भी कर दें, आप कुछ भी तय कर सकते हैं। आपका सवाल हो गया? हाँ ठीक है, आप ये बताएं, सबसे पहले तो आपकी जगह कोई भी होगा, आपसे मुझे कोई निजी लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल, मुझे भी नहीं है। आपने निजी तौर पे मुझ पे ये कमेंट किया कि आप हीरो भैया हैं और आप विलेन वाली। इस देश में हमारे पास अधिकार हैं, संविधान में विश्वास है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे अपने राइट्स हैं। अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम विपक्ष में और मजबूत भूमिका में हैं। रही बात आपके टीवी चैनल पे जो डिस्प्ले हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आप ये बताइए 2 विधायक, 5 विधायक या 4 या 10 लीडर अगर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी भगवा हो गई कि जो लीडर जा रहे हैं उन्होंने लाल टोपी पहनी है। आपका मतलब है कि 2 लीडर एक पार्टी को भगवा बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अभी पुनः मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा, उस कैप्शन को सही करें। समाजवादी पार्टी में तमाम सीनियर लीडर हैं, कई बार सरकारें बनाई हैं और फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव, जिस तरह से नेहा जी जो नाम ले रही थी अभी, माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं और सबको मालूम है कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बड़ी लीडरशिप कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, अगर 2 लीडर, 3 लीडर, 4 लीडर कोई भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, या वो बात सेकेंडरी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, चलिए मैं आऊंगा, बेटियां जलाई जा रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, नेहा जी आ रहा हूँ, नेहा जी आ रहा हूँ मैं आपका, सत्येंद्र जी, इंदुकांत जी, चलिए कहिए। नहीं, इन्होंने बोला कि मैंने जैसे बोला सफाई करते हैं कचरा, और अभी एक पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से, इनके माननीय अखिलेश यादव जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा अंतिम दिनों में लोग काशी आते हैं, तो हम भी इनके अंतिम दिन ही आ रहे हैं। बताइए, ये प्रधानमंत्री जी के लिए लोग मानसिकता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में राजनीति बाद में बयान को सुधार भी लिया था। 10 मिनट दिए थे, आपने उन्हें 10 मिनट दिए, तब भी वो अपना बोलते रहे। और अब देखिए, मैंने तो एक छोटी सी बात बोली, सुधार भी लिया था उन्होंने बयान को, बाद में कहा था कि ऐसा भावार्थ पहले किसी को गाली दे दो और पहले किसी को गाली दे दो, ये तो चल रहा है नेहा जी, सियासत में गाली देके और भावार्थ बताना, ये तो चल ही रहा है, राजनीति में सब जगह चल रहा है। इंदुकांत जी, आज के टाइम में आ रहा हूँ हम लोग जो है, हमारे अलावा यूपी की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, ये मजबूत हमारा विपक्ष है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए मजबूत। बिल्कुल। इंदुकांत जी, ये भगवा लाल हो रहा है और लाल हो रहा है, ये हो क्या रहा है दरअसल, बताइए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा। एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपको कह रहे थे कैप्शन के बारे में। देखिए सत्येंद्र जी, गिलास में जब आधा पानी होता है, एक आदमी कहता है आधी गिलास भरी है, दूसरा कहता है आधी गिलास खाली है। आपने कहा आपके संविधान के दायरे में अधिकार है अपनी बातें रखने का, मीडिया को भी अधिकार है उसी आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात रखने का। उन्होंने कहा कि इतने नेता आ रहे भाजपा से कि आपका भगवाकरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं का आप लालीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो गिलास आधा भरा आधा खाली अपना कहने का ढंग है। अगर आप भी सुनिए, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को करेक्ट करें। आधा गिलास सुनिए, जो लीडरशिप आ रही, जो भी लोग आ रहे हैं, आप अभी जो आधे आधे की बात कर रहे हैं, क्या ये आधे आधे की बात करना सही है? आप बताएं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं जी, देखिए, नहीं, आपने जो आधे गिलास की बात कही है, लीडरशिप जो भगवा आके लाल हो रहा है कि लाल भगवा हो रहा है, क्या आधे आधे की बात है? देखिए सत्येंद्र जी, डीएनए में जाएंगे तो कोई भगवा नहीं है और कोई लाल नहीं है अभी किसी तरह से, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। बताना, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है तो हमारा भी है, उसका भी सम्मान करिए। हम अपनी बात रख लेंगे तो फिर अपना तर्क रख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, आगे का एग्जाम्पल हमने दिया, अरे आप उसको 80-20 मान लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप 10-90 मान लीजिए,
595 मान लीजिए, लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो 5 लोग आपके यहाँ भगवा रंग घोल रहे हैं, आपने कहा नहीं जी 95% लोग उन 5% को लाल में रंग रहे हैं, ये कहने के दो तरीके हैं, इससे बड़ी आपत्ति की कोई बात नहीं है। और ये अधिकार है मीडिया का अपने हिसाब से प्रेजेंट करना, अनलेस वो बहुत आपके अहित में हो या आपका दुष्प्रचार करता हो, ये आपके हित की बात है। दूसरा जो आपने कहा वो बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि जो नेता कल तक हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे भाजपा में, वो नेहा जी उसको आज कचरा कूड़ा बताते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और बड़ी बात क्या है कि ये तो अच्छी बात है कि आप तो कचरा से बिजली बनाना जानते हैं, ये गडकरी जी ने कई बार कहा है, और उन्हीं कचरे को बसपा से आप ला करके उनसे बिजली बनाया आपने 5 साल, तो आप उनको आज कचरा करके बाहर कैसे कर सकते हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है नेहा जी, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपने पिछले चुनाव के समय बंगाल में भी आपने किया था, आपका अनुभव भूलना नहीं चाहिए, बड़े पैमाने पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को इम्पोर्ट किया, उन नेताओं ने आज आपको कैसे सिला दिया आप देख सकते हैं। बंगाल में भी चुनाव हुए हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आपने ममता बनर्जी की पार्टी से बड़े नेताओं को अपने यहाँ शामिल कराया, और बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कहा कि हमारे पास इतने विधायकों की लिस्ट आने की, जैसा आज सपा के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आए उन्होंने क्या किया, चुनाव हारे तो भी भाग लिए, जीते तो भी भाग लिए, डर के मारे। तो ऐसे इम्पोर्टेड लोग, ये ध्यान रखिए कि सील लगा देने से मेड इन इंडिया, मेड इन बीजेपी नहीं हो जाते हैं। आप यहाँ जो कार्यकर्ता पल बढ़ कर मेहनत करके, आप तो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो आगे जाते हैं वो इस तरह से मेढक की तरह नहीं उछलते कूदते हैं, बरसाती मेढक की तरह। तो ये देखिए बस अब आप ही के पास आ रहे हैं नेहा जी। जी तो पार्टी में नीतिगत तौर पे भी नेहा जी ये तय करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता का टिकट काट करके इम्पोर्टेड लीडरशिप को, जिसको आज आप कचरा कह रही हैं, उसको आप टिकट देंगी तो यही होगा। दूसरा, अगर वो कचरा था तो उसने जब 4 दिन पहले कहा कि हम जा रहे हैं भाजपा में, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हुई, तो 2 दिन तक तो आप बनाते रहे कचरे को। और आपने कहा कि अपने पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को और उप मुख्यमंत्री को लगाया गया है मनाने के लिए, अभी तक वो जाकर मिले हैं, लेकिन भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया है, ये यही नहीं साबित करता है कि वो कचरा थे। जी दूसरा, अब सुन लीजिए इंदुकान जी, अब नेहा जी का बात सुन लीजिए, स्पष्टीकरण। मैं इस पे जवाब देती हूँ कि जैसे ही अभी आपने ही सर कहा कि नितिन गडकरी जी कहते हैं हम कचरे से बिजली बनाते हैं, और बिल्कुल सही है कि हमने 5 साल कचरे से बिजली बनाई, और आज वो लोग हैं जो कभी भी किसी भी दल में जा सकते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये आपको भी पता है, जनता को भी पता है, ये हमको भी पता है, ये बाकी दलों को, ये जो दूसरे दल में गए उनको भी पता है कि उन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और रही बात, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होती है वो कार्य क्षमता और उसकी कार्यशैली पर उसको टिकट मिलता है। इसलिए नहीं मिलता कि वो किसी का माई बाप है या उसके सर पे किसी का हाथ है या वो किसी परिवार से ताल्लुक रखता है, इसलिए नहीं, उसके काम के बेस पे। आज नेहा चालनी दुआ यहाँ बैठी प्रवक्ता बनी है, तो भाजपा ने ये नहीं देखा है मेरा कोई बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था, लेकिन फिर भी आई। क्यों? क्योंकि क्षमता देखी जाती है, पोटेंशियल देखा जाता है कि कार्यकर्ता में काम करने की कितनी ललक है और ये पार्टी के साथ ईमानदार है या नहीं। हमारी पार्टी से छोड़ के लोग दूसरी पार्टियों में नहीं जाते, दूसरी पार्टी से छोड़ के हमारी पार्टी में आते हैं, फिर हमारी पार्टी अगर छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, तो मैं इन लोगों के लिए यही कहूंगी कि ऐसे लोगों पे ना हमारी पार्टी को विश्वास था, और मुझे लगता है कि आगे जिस पार्टी में जा रहे हैं उनको भी कोई खास विश्वास नहीं है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि बस उनके दिमाग में ये है कि भाजपा को छोड़ के आ रहे हैं तो उनके अंदर कोई खास बात होगी, और उनसे कोई वोट बैंक का चक्कर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, हमें निषाद वोट भी मिलेंगे, हमें पिछड़ा जाति के वोट भी मिलेंगे, हमें अनुसूचित जनजाति के वोट भी मिलेंगे, और भारी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि काम के आधार पर मिलेंगे, हमने पक्षपात नहीं किया। जी नेहा जी, जो ओबीसी स्ट्रक्चर बनाया था आपने वोट का, वो कहीं टूट रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो देखिए आपको ये समझना होगा, वो स्ट्रक्चर टूट रहा है उत्तर प्रदेश में। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो ओबीसी फैक्टर टूट रहा है। ओबीसी आज भी हमारे साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, और जो हमारे कोर कार्यकर्ता हैं ओबीसी वोट बैंक के, वो हमारे लिए खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। और ये कहना कि किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए जो किया है ना, इतना ज्यादा किया कि आज किसान भी हमारे साथ खड़े हैं। और पहले की पार्टियों में अगर आप कांग्रेस के टाइम में देखिए, इमरजेंसी लाई गई अपनी बात को मनवाने के लिए, कांग्रेस ने जेलें भरी,
हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा दिल है, हमारे इसलिए कह रही हूँ है तो इनके भी, लेकिन ये लोग मानते नहीं है कि उन्होंने खड़े होके कानून जब वापस लिए तो कहा कि मैं और ऐसे नहीं देख सकता, थे ये कानून इनकी फायदे के लिए, लेकिन इनको नहीं समझ आया तो शायद हमारी गलती रही कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए वापस लिए गए। और आज भी किसान हमारे साथ खड़े हैं, जाट वोट जो है वोटर वो हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, कुछ जो है राजनीति से प्रेरित है, वो नहीं है, वो तो हर पार्टी में ही होता है। ऐसे कहना कि जाट बैंक हमारे साथ नहीं है, जाट वोटर, गुजर वोटर, ओबीसी वोटर, ये सब हमारे साथ है और भाजपा के साथ मजबूती के साथ खड़े, क्योंकि उनको पता है कि यही एक पार्टी ऐसी है जिसने आज तक सुरक्षा दी है। उससे पहले हर जगह पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे सबको पता है, और जितने दंगे होते थे आए दिन यूपी में 5 साल पहले कितने दंगे होते थे और अब कितने दंगे होते हैं बताइए बस। नेहा जी, आपको लगता है 150 विधायकों के टिकट आप काट देंगे, अपनी मनमानी पूरी कर लेंगे, 5 साल तक उनको दबा के रख लिया जाएगा और उसके बाद कोई विरोध नहीं होगा, कुछ भी कोई कहीं पे किसी तरह का कहीं आपको माइनस नहीं होगा, सब प्लस होगा? हम अपने विधायकों को क्यों बांध के रखेंगे? हम अपने विधायकों के ऊपर क्या, आप बताइए, विधायकों के हाथ बांध रखे थे कि भैया काम नहीं करो। जब जनता के पास जाके सर्वे किया हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी हमेशा सर्वे करवाती है और एक स्तर पे नहीं 3 स्तर पे करवाती है। जब उस सर्वे में आया कि लोग मोदी जी और योगी जी के काम से खुश है, लेकिन वहाँ के लोकल विधायक के काम से खुश नहीं है, ये जनता ने मुंह से बोला और बहुत सारे चैनल्स ने इसे दिखाया भी है। अब बताइए, ऐसे लोगों की क्या टिकट नहीं काटनी चाहिए? हमको समाजवादी पार्टी तोड़ने जो फिर भी दे दें क्योंकि वो हमारी जाति के या हमारे चमचे हैं, तो उनको वो टिकट दे दें। हम काम के बेस पे टिकट देते हैं, हम नाम के बेस पे टिकट नहीं देते हैं। बस जो काम करेगा जनता का उसको टिकट मिलेगा। ठीक है सत्येंद्र जी, एक बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री को हराने के चक्कर में सारे विधायक हार गए और पार्टी हार गई पूरी। तो ये जो हो रहा है कि स्थानीय स्तर पे विधायक ने अच्छा काम नहीं किया, तो आपका भी कोई सर्वे हुआ होगा, आप भी जो टिकट दे रहे हैं पूरा तोल मोल के दे रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो आयातित विधायक हैं, ये जो आयातित माल है, इसके ऊपर सरकार बनेगी या आपके खुद का जो कैडर बेस टिकट है उसके ऊपर सरकार बनेगी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं नेहा जी को ये बताना चाहूंगा कि आप जो क्रेडिबिलिटी की बात कर रही हैं, इन्हें खुद नहीं पता है कि इनकी पूरी पार्टी गुजरात से आके 2 नेताओं ने हाईजैक कर ली। इनकी पार्टी के खुद के लीडर, चाहे वो मनोहर जोशी जी हों, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे तमाम उनके जो लीडर हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो बैठने के लिए उनकी जगह नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात न करें। दूसरी बात, अरे सर, ये उत्तर प्रदेश में का नाम ले देंगे, फिर आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, अब ये क्या, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप मेरी बात सुनिए ना, कहिए। तो आप मुझे मौका दें, जब आप मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप शुरू करें। बोलिए। उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर जो एक उत्साह है माननीय अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के, प्रदेश से बेरोजगारी, महंगाई और महंगी शिक्षा, सड़कें, बेटियों के लिए सम्मान, सब एकजुट होकर जो लहर और जो उत्साह उत्तर प्रदेश में दौड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्व में भी दोनों डिप्टी सीएम को आपने देखा था कि कैसे इनके डिप्टी सीएम हारे थे लोकसभा में। आपको मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री को खुद ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। इस वक्त बीजेपी में मुख्यमंत्री एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए ये देखा जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी हार जाएं। बाबा, और जहां जहां बाबा जी, चाहे वो अरविंद जी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, जहां जा रहे हैं, आज तक के एक इंटरव्यू पे आप देखिए, जो मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि भाई हर जगह जहां वो जा रहे हैं वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा पत्ता काट देंगे। ठीक है, मैं अब समय कम है, मैं आऊंगा आपके पास। अब मैं जवाब ले लेता हूं इंदुकांत जी, जरा उत्तर प्रदेश के सियासी परिप्रेक्ष्य में इस जो एक कहा गया अति सर्वत्र वर्जते, इसका जरा विश्लेषण कर दीजिए। जिस तरह से चाहे भाजपा के नेता ने उनको कहा कूड़ा कचरा, या सत्येंद्र जी ने कहा कि बाबा के लिए सीट ढूंढा जा रहा सुरक्षित, ये दोनों ही अतिरेक है।
ये सत्येंद्र जी भी अच्छे से जानते हैं कि इन लोगों को इस बात का भारी आशंका है कि अयोध्या से अगर योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे चुनाव तो इसकी काट के लोग कैसे करेंगे। ये सत्येंद्र जी जानते हैं और उनको जानना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन के कारण आपको एक लेवरेज मिल रहा है और जिस तरह से आपका आरएलडी के साथ समझौता हुआ है, बाकी मध्य उत्तर प्रदेश में और ईस्टर्न यूपी में आपको भारी संघर्ष करना पड़ेगा। आप मंदिर मस्जिद कह करके टाल सकते हैं सत्येंद्र जी, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बनारस और अयोध्या में परिदृश्य बदला है। मैं अपनी बात सत्येंद्र जी कर लूं। इनके हारे थे, मैं बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ जी। दूसरा देखिए, केवल मंदिर नहीं, मैंने कहा अयोध्या और बनारस, सत्येंद्र जी ऐसा नहीं कि आप नहीं गए होंगे, और ईमानदारी से अपनी आंख खोल करके आप जाइए तो इन दो शहरों में, इन दो जिलों में कितने काम हुए हैं उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ बातें कही थी सत्येंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आपको प्रमाण दे सकता हूँ। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी और जो कहती है भाजपा डबल इंजन, उसके बाद बनारस में जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे प्राइम मिनिस्टर के वो बनने लगे, अन्यथा समाजवादी पार्टी ने उनको काम नहीं करने दिया 3 साल। और मैंने खुद अखिलेश जी का 2015 में इंटरव्यू किया था, 3 साल वो सरकार चला चुके थे, उनसे हमने पूछा एक सवाल कि पूर्वांचल में आप बताइए आपने क्या बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने भदोही की रोड की बात की, लेकिन जब मैंने उनसे कहा बनारस में आपने क्या किया है तो उनको गिनाने के लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं था। चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू मेरे पास रिकॉर्डेड है 3 साल बाद सत्ता में रहने के बाद। सत्येंद्र जी देखिए, आपकी सरकार में सिर्फ यादव की बात सुनी जाए, सिर्फ मुस्लिम की बात सुनी जाए, इसी कारण से आपको एक कास्ट लाइन पर ब्रांड कर दिया जाता है। बिल्कुल, आप मतलब आप सुनिए, अभी सरकार है, मैं आपकी बात समझ गया, अरे मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी की बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया। 2012 में आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सुनिए, अरे मैं आपकी बात समझ गया, जुड़ा क्या करके अखिलेश से बाहर किया। आप भारतीय जनता, अभी सरकार किसकी, अखिलेश की छवि उभर के आई, लेकिन आज आप उन्हीं लोगों से समझौता करने को तैयार है। इससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा? जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट सुनिए, जहाँ दारा देखिए आप पॉलिटिकल, आपके कार्यकर्ता का क्या होगा? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की उत्तर प्रदेश की जनता को जरूरत नहीं है। कौन सी योजना अखिलेश यादव जी ने चलाई और की और काम किए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, माननीय अखिलेश यादव जानते हैं, समाजवादी सरकार में नहीं, ये वोटर भी है उत्तर प्रदेश के। दूसरी बात, इंदुकांत जी वोटर भी है उत्तर प्रदेश के, सत्येंद्र जी वोटर भी है उत्तर प्रदेश के, तो वोटर भी कुछ कह रहा है थोड़ा बहुत। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। नेहा जी, सत्येंद्र जी, इंदुकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सियासी हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमलों का लाभ कौन लेगा और जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में है। बहरहाल ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।